कि अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अग्नि परीक्षा का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। कठिन परिस्थिति में पढ़ना, अग्नि परीक्षा देना, पढ़ना की जगह ये पढ़ना है। कठिन परिस्थिति में पढ़ना, ये इसका अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग को अपनाता है, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सन्यासी, रेखांकित पद ये है सन्यासी, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी सन्यासी। ये सभी गलत हैं, ये सन्यासी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि। दिवाकर सूर्य को कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। निशि रात्रि का पर्यायवाची है, और मार्तंड भी सूर्य को कहते हैं। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। प्रत्युपकर में संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकर, तो प्रत्युपकर में प्रतिधन उपकर, प्रतिधन उपकर होगा इसका संधि विच्छेद, और ये संधि है यण संधि। यण संधि का ये उदाहरण है। देखिए यण संधि का उदाहरण होता है या तो या फिर वा के पहले यदि आधा व्यंजन आ जाए, जैसे इसमें या के पहले आधा ता है, या वा के पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए, कोई सा भी व्यंजन आ जाए, तो वो यण संधि कहलाती है। यानी कि या और वा के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, व्यंजन वर्ण, तो वहां पर यण संधि होती है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। इसका जो विग्रह होता है परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ये इसका विग्रह होगा कर्मधारय समास का। अगला है कि श्रवण कौशल से ही, ये पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है, श्रवण कौशल से ही बच्चा की शुरुआत की ओर अग्रसर होता है। श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल, श्रवण कौशल मतलब है सुनने से संबंधित है ये। तो श्रवण कौशल से ही बच्चा की ओर अग्रसर होता है। किस ओर अग्रसर होता है? तो ये मौखिक अभिव्यक्ति की ओर भी अग्रसर होता है, पठन कौशल की भी ओर अग्रसर होता है, और लेखन कौशल की भी ओर। जब उसकी श्रवण कौशल की क्षमता अच्छी होगी बच्चे को, तो ये तीनों गुण ही उसमें विकसित होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनमें उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं लेना पड़ता। ध्वनि मौखिक भाषा की प्रथम इकाई है। नेक्स्ट है कि हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? तो ये अभ्यास होता है वाक्य रचना का। सी इसका राइट आंसर है। छात्रों में भाषाई कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य है। छात्र हैं उसमें भाषाई कौशलों का विकास करने के लिए कौन सा उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है कि छात्रों में विचारों के आदान प्रदान की योग्यता एवं क्षमता का विकास करना, ये प्रमुख उद्देश्य होता है भाषाई कौशलों के विकास में। नेक्स्ट है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर माने हिंदी से हटकर भाषी बच्चे, जो हिंदी भाषा उनकी मुख्य भाषा नहीं है, उससे यानी हिंदी से हटकर जो बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वो कौन सी कठिनाई है? यानी कि अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, क्योंकि वो कठिनाई का सामना क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? तो हिंदी के आम एवं सरल रूप का अभाव, ये इसका राइट आंसर है कि हिंदी में सरल रूप का अभाव है। हिंदी थोड़ी कठिन भाषा मानी जाती है। अगला है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, कौन सा वाच्य है? ये वाच्य बताना है कौन सा है, तो ये है भाववाच्य। भाववाच्य की श्रेणी में आएगा ये। उससे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य की श्रेणी में आते हैं। 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को छांटना है, यानी कि जो बेमेल हो
या असंगत है उसको छांटना है। कौन सा? देखो, पावस, बरसात, वृत्ति और वृष्टि, ये 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें 3 शब्द किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक असंगत है, एक बेमेल है, उसको छांटना है। तो पावस, वर्षा, ये सभी बरसात के ही पर्यायवाची हैं, ये सभी वर्षा के हैं। जबकि वृत्ति ये नहीं है, वृत्ति एकदम राइट आंसर है, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि वृत्ति ये अलग शब्द है, ये बेमेल है। योगऋण शब्द कौन से होते हैं? तो इसमें योगऋण शब्द बताना है, कौन सा इसमें शब्द योगऋण है? तो इसमें योगऋण शब्द लंबोदर है। योगऋण शब्द होता है कि जो अपना अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात गणेश, तो जिसका उदर लंबा है वो गणेश है, गणेश की तरफ संकेत करता है, इसलिए योगऋण शब्द है। और योगऋण शब्द के बाद जैसे हम देखें कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी योगऋण समास कहलाते हैं। पीला शब्द इसमें ऋण शब्द है, पीला शब्द ऋण है। घुड़सवार यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो उनके 2 सार्थक शब्द किए जाते हैं, घुड़सवार, घोड़ा और सवार। और नाक ये भी ऋण शब्द है, नाक भी ऋण शब्द है। इनके ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, और ये परंपरा से जैसे कि तैसे ही प्रयोग में आए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हीं को हम ऋण शब्द कहते हैं। योगऋण शब्द का अन्य अर्थ होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसमें यह, क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो इसमें में, पे, पर, ये जो कारक चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, ये आते हैं अधिकरण कारक। तो इसमें जो है वो अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वो प्रक्रिया होती है गहन अध्ययन। यदि छात्र गहन अध्ययन करेगा तो वो उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, ज्ञान अर्जन कर लेगा वो। लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? देखिए, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई होती है ध्वनि। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि है, और लिखित भाषा की जो अंतिम इकाई है वो है वर्ण। लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण कहलाती है, और मौखिक भाषा की जो अंतिम इकाई है वो ध्वनि कहलाती है। जबकि व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और शब्द वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को, यानी कि सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भर देने का अर्थ होता है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। जैसे कि बिहारी लाल जी के बारे में कहा गया है कि बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी लाल जी ने केवल एक ही रचना की है, उसका नाम है बिहारी सत्संग, और उसी में उन्होंने इतने कम शब्दों में बहुत कुछ लिख दिया है। कहा भी गया है कि सत्संज्ञा के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो गागर में सागर भरने की जब उक्ति है जिस उक्ति हमेशा बिहारी लाल जी के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि बिहारी लाल जी ने थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। निस्तेज में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निस्तेज में निह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसी
प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो। उसके लिए एक शब्द में उत्तर कौन सा होगा, तो वो होगा शहीद कहलाता है। जिसने राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसको हम शहीद कहते हैं। अगला है प्रश्न कि निम्न के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना होता हो तो वो जमीन कहलाती है ऊसर। ऊसर जमीन, ऊसर बीज कबहू ना बन जाए। ऊसर में बीज अगर आप डाल देंगे वो कभी पैदा नहीं होगा। तो जिस जमीन में कुछ पैदा नहीं होता उसको ऊसर कहा जाता है। अनल कृषाणु हुतासन किसके पर्यायवाची है, तो अनल कृषाणु और हुतासन ये आग के पर्यायवाची है। सी इसका राइट आंसर है। पानी वायु ये अलग अलग अर्थ हैं, पहाड़ अलग है। पानी का जल होता है पर्यायवाची, वायु का हवा होता है, अनिल होता है, और पहाड़ का पाहन। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है वो है खेलना। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। एक शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है, वो कौन सा नहीं है, तो वो अचानक नहीं है। अचानक में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, और सम्मानित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। अनुकरणीय में ये प्रत्यय लगा हुआ है। दैहिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें सभी में प्रत्यय लगे हुए हैं, केवल अचानक में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखिए, प्रत्यय अलग करने के बाद शब्द मूल शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी वो प्रत्यय सार्थक माना जाता है। अब अचानक में यदि अक प्रत्यय को हम हटा दें तो अचानक कुछ होता नहीं है, अचानक का कोई अर्थ नहीं होता है। जबकि इसमें सम्मान में इत प्रत्यय लग गया, सम्मानित हो गया। अनुकरण में ये प्रत्यय लग गया, अनुकरण हो गया। दैहिक में यानी कि देह में इक प्रत्यय लग गया, दैहिक हो गया। तो इनके मूल शब्द हैं, जबकि इसका कोई मूल शब्द नहीं है। स्वार्थ सुकृत न श्रम व्रथ देख विहंग विचार बाज पराए पानी परितु पंक्षिनु न मार। उपरोक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। ये वर्णन उस समय का है कि जब राजा जयसिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे बिहारी लाल जी। ये बिहारी लाल जी की रचना है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम व्रथ देख विहंग विचार और बाज पराए पानी परितु पक्षिनु न मार। ये बाज को लक्ष्य करके, अन्योक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर किसी अन्य को लक्ष्य करके बात कही जाए, किसी दूसरे को लक्ष्य करके बात कही जाए तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। सीधे ना कह करके दूसरे के माध्यम से कोई बात कही जाए, दूसरे को लक्ष्य करके बात कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि इस वाले जो पंक्तियां दी गई इसमें दिया है कि बिहारी लाल जी राजा जयसिंह से ये कहते हैं बाज को लक्ष्य करके, क्योंकि राजा जयसिंह जो थे वो अंग्रेजों के कहने से अपने ही भाइयों को यानी कि अपने ही साथी राजाओं का वध करवाने में मदद करने लगे थे। तो मारने लगे थे, लड़ने भिड़ने लगे थे और अंग्रेजों की तो नीति थी कि फूट डालो और शासन करो, तो आपस में राजाओं को लड़ा देते थे। तब बिहारी लाल जी ने पंक्ति कही थी बाज को लक्ष्य करके कि हे बाज, तू अपने स्वार्थ में जिन पक्षियों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने सगे संबंधी पक्षियों को तू मार रहा है, इसमें तेरा भी कोई स्वार्थ नहीं है, तू तेरे लिए भी ये कोई भला नहीं है। ये उनका विचारों को क्यों मार रहा है तू, अपने ही तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला, ये तो किसी दूसरे का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो जैसे कि राजा उसको लक्ष्य करके कहा गया था जयसिंह को। तो जैसे एक और इसका उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये अलंकार अन्योक्ति अलंकार है कि बाग में माली लगे हुए यानी कि फूल लगे हुए थे, तो
माली को जब आकर के देखा तो माली ये काल का प्रतीक है, यानी कि मौत का प्रतीक है। और फूल जो है, जो बूढ़े लोग हो चुके हैं वो फूल हैं, और कलियां जो नए लोग हैं वो हैं। और तो माली आवत देख कर, जैसे ही समय को आकर के देखा फूलों ने, तो फूलन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, यानी कि कलियों ने कहा, कि जवान लोगों ने कहा कि मौत आ रही है, और ये अब बूढ़े बूढ़े जितने हैं वो मर जाएंगे, कल हम भी बूढ़े होंगे, हमको भी ऐसी ही मौत आनी है, हम भी चले जाएंगे। तो ऐसे ही अन्योक्ति अलंकार यानी कि फूलों और माली के हिसाब से लोगों पर जो बात कही गई है वो अन्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है, यानी कि दूसरों को लक्ष्य करके बात कहने को अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। बहुत अधिक क्रोधित होना, इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो वो कौन सा सही उत्तर है? तो ये है आग बबूला होना, यानी कि बहुत अधिक क्रोधित होने का मतलब है आग बबूला होना। कहानी के संदर्भ में का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? तो इसमें कहानी का चयन ये भी आवश्यक है, कहानी की भाषा आवश्यक है, कहानी कहने की शैली आवश्यक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी है, उपरोक्त तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? प्राथमिक अनुभव वह प्राप्त कर लेता है, ये इसका राइट आंसर है। मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का विकास करती है। कौन सा विकास करती है? तो ये जो विकास करती है ये करती है चारित्रिक और नैतिक, यानी कि इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बच्चा अपने से ही मातृभाषा सीखता है। बच्चा कहाँ से मातृभाषा सीखता है? तो बच्चा अपने परिवार से ही मातृभाषा सीखता है। 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास लगभग कितने शब्दों का भंडार होता है? तो लगभग 270 शब्दों का भंडार होता है 2 वर्ष आयु तक के बच्चे के पास। टेलीविजन अधिगम सामग्री है, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो टेलीविजन होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। श्रव्य दृश्य का मतलब है जो सुनी भी जा सके और देखी भी जा सके। तो टेलीविजन ऐसी है जिसको सुना भी जा सका, देखा भी जा सकता। श्रव्य सामग्री वे होती हैं अधिगम सामग्री जो सिर्फ सुनी जा सकती हो, जैसे कि रेडियो। दृश्य सामग्री वे होती हैं सिर्फ देखा जा सकता हो, जैसे कि मॉडल वगैरह, चित्र वगैरह, ये दृश्य सामग्री होती हैं। और श्रव्य दृश्य का मतलब है देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। कोरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? तो कोरवी खड़ी बोली का प्रचलित नाम है। आमदनी शब्द है, आमदनी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आमदनी फारसी भाषा का शब्द है। और यदि जैसे कि दुकान, दुकान देखें तो ये भी फारसी भाषा का शब्द है। अनार फारसी भाषा का शब्द है। आवारा फारसी भाषा का शब्द है। और जैसे कि आज़ाद, आज़ाद शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर, कबूतर भी फारसी भाषा का शब्द के अंतर्गत आता है। कुश्ती, कुश्ती फारसी भाषा का शब्द है। किशमिश फारसी, और बहुत सारे फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में बोले जाते हैं। देवभाषी कौन सी भाषा है? तो देवभाषी संस्कृत भाषा, यानी कि देवों की वाणी कही जाती है संस्कृत भाषा। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो देखिए मूल स्वर जो होते हैं वो केवल 4 होते हैं। बी इसका राइट आंसर है। 4 कौन कौन से होते हैं? देखिए मूल स्वर होते हैं, मूल होते हैं आ, ई, उ, आ, ई, उ और रे, ये मूल स्वर हैं। इनको मूल स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। लघु, लघु और ह्रस्व भी कहते हैं। और अब जैसे बड़ा आ मान ले तो ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ को ही हम गुरु भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसको संधि स्वर की भी श्रेणी में रखा गया है। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये देखिए इसका बड़ा आ, इसकी बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आए, ओ और आओ। ये
सभी दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, लेकिन इन्हें हम संयुक्त स्वर और कहते हैं। ये 4 संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी आते हैं। ये संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, वो ये 4 होते हैं। अघोष वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो अघोष वर्ण इनमें कौन सा है? तो इनमें जो अघोष वर्ण है वो सा है। अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं? देखिए, वर्ग का पहला, जैसे का, खा, गा, घा और इंगा, ये का वर्ग के मान ले 5 अक्षर हैं, 5 वर्ग होते हैं। इनमें पहला और दूसरा, ये और ये दोनों कहलाएंगे अघोष वर्ण। और ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऊष्म कितने होते हैं? 3 सा होते हैं। तीनों सा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं ये सभी अघोष कहलाते हैं, और ये घोष कहलाते हैं। गा, घा, गंगा, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा घोष, ये घोष कहलाते हैं और ये अघोष कहलाते हैं। अघोष में हर वर्ग का, यानी कि जो का वर्ग के का खा, और चा वर्ग के चा छा, टा वर्ग के टा ठा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो चा वर्ग का उच्चारण होता है तालू से। तालू से होते कौन कौन से हैं? तालू से होते हैं ई और ई, दोनों ई, चा, छा, जा, झा और इंगा, ये तालु वर्ण है, तालब वर्ण इनको बोलते हैं। और इसमें एया और ये सीटी वाला सा और शामिल है। इतने वर्ण तालु से बोले जाते हैं। अब यदि ओष्ठ को देखें, ओष्ठ में कौन कौन से बोले जाते हैं? उ, दोनों ये उ, और पा, फा, वा, भा, मा, ये होते हैं ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। मूर्धा में कहलाते हैं री, टा, ठा, डा, ढा, और इसके बाद ड़ा, ड़ा के बाद है रा और ये वाला सा, ये इसमें। अब कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंठ में आते हैं आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा और इंगा, और हा और आहा, ये पूरे वर्ण का उच्चारण स्थान है कि ओष्ठ से इतने, मूर्धा से इतने, तालु से इतने, कंठ से इतने वर्णों का उच्चारण होता है। अगला है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है कि लड़कापन, लड़का, लड़कपन, लड़काईपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लड़कपन। लड़का से लड़कपन भाववाचक संज्ञा बनेगी। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें? तो इसमें देखिए, सहारा, सूचीपत्र, सियार, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि परिषद स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है अध्यापक। शिक्षक नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, प्रवक्ता नहीं होगा, अध्यापक होगा। अगला है, मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूं, तो ये है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में तो मैं खाना खा चुका हूं। अब ऐसे होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में मैंने खाना खाया, इसी को लेना यदि, तो मैंने खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल हो गया। और यदि आसन्न भूतकाल देखें, तो आसन्न भूतकाल में होता है मैंने खाना खाया है, ये आसन्न भूतकाल हो गया। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, जिसको अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल, इसमें होता है कि मैं खाना खा रहा था, ये संदिग्ध भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल भी इसको बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार होते हैं भूतकाल के।
इसी प्रकार के भविष्यकाल के भी चार होते हैं और वर्तमान काल के भी चार होते हैं। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत जो शब्द है वो कौन सा निपात है? निपात वे होते हैं जो बल प्रदान करते हैं। किसी वाक्य में निपातों का प्रयोग होने से बल प्रदान करना होता है, तो ये कौन सा निपात है? परीक्षा में नकल चोरी मत करो, ये कौन सा निपात है? तो ये निपात है निषेधवाचक निपात, यानी कि निषेधात्मक निपात है। ये कुछ बल प्रदायक होते हैं, कुछ अवधारणा बोधक होते हैं, कुछ प्रश्न बोधक होते हैं निपात। निशा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो निशा का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो होगा दिवा, क्योंकि निशा माने होता है रात और दिवा माने होता है दिन। तो रात का उल्टा दिन, तो निशा का उल्टा दिवा। अमीय, अमीय का क्या होता है? अमीय माने होता है अमृत। अगार माने होता है आगे, यानी कि पहले, आगे का। और श्री को बोलते हैं लक्ष्मी, और सरस्वती भी श्री को बोलते हैं। अगला है कि समास शब्द का अर्थ क्या है? तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते, केवल स्त्रियां ही रहती हैं, वह क्या कहलाता है? तो उसे कह लेते हैं अंतःपुर, वह अंतःपुर कहलाता है। राजभाषा का अर्थ क्या है? तो राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी राजकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और रति होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। हास्य होता है, जो हास्य यानी कि हंसी होती है जो, वो हास्य रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।